हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड इज डेवलप्ड इन यूएसए by a team of engineers working for DuPont Corporation and Remington Rand. It was successfully tried at that time for the construction of a chemical plant in Louis Valley, USA, and thus its usefulness was established. Critical path method is extensively used in the construction industry due to the repetitive nature of the construction works. Critical path method or CPM networks are generally used for repetitive type of projects, whereas PERT networks are used for that events which occurs only once time for the projects for which fairly accurate estimate of time for completion of each activity can be made. Whereas in PERT, this fair accurate estimate of time is not possible. That's why in PERT we were taking average of time from three types of times, that are optimistic, pessimistic and most likely time. And in CPM, cost estimates also can be made with fair degree of accuracy. Now we will see what are the various terminologies used in the CPM or critical path method. First we have इवेंट। जैसे कि आप इस नेटवर्क में देख रहे हो, इस नेटवर्क में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हमने एरो से शो किया है, इवेंट्स को सर्कल से। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इवेंट की। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम at which some specific part of work has been done or is to be achieved, represented by circle, rectangle, square। तो इवेंट क्या है? ये इट इज दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन, जब आपका कोई भी एक स्पेसिफिक काम या तो पूरा हो गया हो या फिर कंप्लीट होने वाला हो। मीन्स एक, जैसे मान लीजिए हमने एक फाउंडेशन तैयार करनी है, तो उस फाउंडेशन को तैयार पहले क्या करो, उसकी एक्सक्यूशन करनी पड़ेगी। तो जो एक्सक्यूशन प्रोसेस है दैट इज द एक्टिविटी। जब वो आपकी एक्सक्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक इवेंट हो जाएगा कि उस फाउंडेशन की एक्सक्यूशन हो चुकी है, दैट इज द इवेंट। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। Activity is the actual performance of task. It is the work required to complete specific event. सेम एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने अपने फाउंडेशन की एक्सक्यूशन करनी थी, तो फाउंडेशन की एक्सक्यूशन में जो एक्सक्यूशन का काम हुआ है दैट इज द एक्टिविटी। वो एक्टिविटी किसके लिए है? टू कंप्लीट द इवेंट ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ फाउंडेशन। एक्टिविटी always in CPM and PERT are denoted or presented by arrow। ये इस एरो में जो आपकी एरो हेड है, वो एरो हेड आपका प्रेजेंट कर रहा है कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, कंप्लीशन ऑफ द इवेंट 1 एंड स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट 2। मीन्स इवेंट 1 से इवेंट 2 तक पहुंचने में जो एक्टिविटी होनी थी उस एक्टिविटी को ये एरो डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट इज डमी एक्टिविटी। Dummy activity is a type of operation in network which neither requires any time or any resources. Dummy activity क्या है? It's a type of operation in network which neither requires any time or resources. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी ना तो इसे किसी टाइप का टाइम चाहिए ना ही रिसोर्सेज चाहिए, बट इट इज नेसेसरी। विदाउट दिस द नेटवर्क और द जॉब
can't be completed. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक लेथ मशीन इंस्टॉल करनी है. लेट बी फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, लेट हम इवेंट थर्ड लेते हैं कि हमने लेथ मशीन का ऑर्डर दिया. यहाँ से आपकी लेथ मशीन आ गई है, ठीक है. फोर्थ इवेंट में लेथ मशीन आ गई है. एंड फिफ्थ में जो आपकी पुरानी लेथ मशीन थी उसको निकाल दिया. सिक्स्थ में नई लेथ मशीन को इंस्टॉल कर दिया. लेकिन अगर आपका इवेंट 3 नहीं होगा तो इवेंट 6 पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर नई लेथ मशीन आएगी नहीं और उसका ऑर्डर नहीं देंगे तो हम पुरानी को वहाँ से निकाल के इंस्टॉल कैसे करेंगे. तो इस टाइप के रिलेशंस नेटवर्क में और जॉब में जो कि डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन उसके लिए किसी टाइम और रिसोर्स की जरूरत नहीं है. दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय डमी एक्टिविटी, और इसे हम डैश्ड एरो से शो करते हैं. Next we have path. Path is nothing, it's a series of adjacent activities leading from one event to another. जैसे क्या है, ये सीरीज है एडजेसेंट एक्टिविटीज की. जैसे एक्टिविटी 1 2 3 5 7, ये सारे इवेंट्स क्या है, पाथ में है. एक पाथ में है और एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज से कनेक्टेड है. तो इस टाइप की सीरीज को हम पाथ कहेंगे. जैसे इस नेटवर्क में हमारे पास कितने पाथ हैं, 2 हैं. 1 2 5 7 एंड 1 2 4 6 7. नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ या हम पार्ट में भी क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज which uses the critical events or activities. ठीक है. इस नेटवर्क में जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा टाइम वाइज वो आपका क्या होगा, क्रिटिकल पाथ होगा. और जो एक्टिविटीज होंगी उस क्रिटिकल पाथ में दे आर कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी टाइम. Activity time is the time which is utilized by an activity during its actual performance. In part, this activity time is uncertain. part में हम activity time को नोट करते थे T कैपिटल E से, ठीक है. तो लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करते थे हम, ये हम कैलकुलेट करते थे by the average of 3 times, that is optimistic time, pessimistic time and most likely time. ये फॉर्मूला था बाय 6. तो ये पर्ट में आपका टाइम था क्या था, अनसर्टेन था. उसके लिए हम एवरेज टाइम कैलकुलेट करते थे, एक्टिविटी टाइम. लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ CPM as the activity time can be fairly calculated, so it is directly represented by small t and written below the activity arrow. Next we have earliest event time. Earliest event time is the time at which an event can occur. Let be we have event 1. तो इसका earliest event time क्या है, स्टार्टिंग टाइम क्या होगा इवेंट 1 के लिए, स्टार्टिंग ऑप्शन. तो इसका क्या होगा, earliest event टाइम 0 होगा, क्योंकि ये आपके उस जॉब का या फिर नेटवर्क की स्टार्टिंग है. डिनोटेड बाय TE. मान लीजिए आपका ये एक्टिविटी टाइम 6 है यहाँ पे. तो फॉर द इवेंट 2 अर्लीस्ट आपका जो इवेंट टाइम है वो क्या रहेगा, 0 + 6 दैट इज 6. ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम. लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम नोटेड बाय TL. It is the time by which an event can occur to keep the project on schedule. क्या है ये? It is the time
by which an event can occur to keep the project on schedule. Means वो latest time या फिर वो delayed time जिस पे आपका कोई event start हो सकता है ताकि प्रोजेक्ट भी डिले ना हो। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, पहले हम ये देख लें। एज वी नो इट इज द टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। पार्ट में क्या था, क्रिटिकल पाथ इज दैट विच जॉइंस द क्रिटिकल इवेंट्स एंड इट वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्लैक एट ईच इवेंट। स्लैक क्या था, TL माइनस TE, लेटेस्ट टाइम ऑफ इवेंट माइनस अर्लीस्ट टाइम ऑफ इवेंट, ये क्या था आपका स्लैक। तो इस तरीके से हम आपका क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते थे। CPM में क्या है, क्रिटिकल पाथ वो है विच इज passes through the critical activities and determined on the basis of minimum float of each activity। ठीक है, डेफिनेशन क्रिटिकल पाथ की वही रहेगी, बस क्या है यहाँ पे पार्ट में हम स्लैक यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको नाम दे दिया फ्लोट का। स्लैक और फ्लोट सेम थिंग है, बस नाम अलग अलग है दोनों का। ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम नोट करता है, ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम नोट करता है। आगे हम फ्लोट को क्या है फ्लोट ये आगे देखेंगे। नाउ टाइम एस्टिमेट्स इन क्रिटिकल पाथ मेथड। फर्स्ट है हमारे पास अर्लीस्ट इवेंट टाइम, दैट इज कैपिटल TE। अर्लीस्ट इवेंट टाइम और आल्सो कॉल्ड अर्लीस्ट occurrence टाइम is the earliest time at which an event can occur। ठीक है जी, क्या है ये आपका वो टाइम है जिस अर्लीस्ट टाइम है जिस पे कोई भी इवेंट आपका स्टार्ट हो सकता है। इट इज द टाइम बाय विच ऑल एक्टिविटीज डिस्चार्जेस इनटू इवेंट। मींस वो टाइम जब आपकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होके एक इवेंट को फॉर्म देंगी एंड कंप्यूटेड बाय moving forward through adding the activity time T by considering the maximum। And where is latest allowable time? Latest allowable time or the latest allowable occurrence time or latest event time is the time by which an event must occur to keep the project on schedule। If the scheduled completion time, that is TS of the project, is given, then the latest event time of the event will be equal to TS। If the scheduled completion time TS of the project is not given, then the latest event time TL of the end event will be equal to the equal to earliest time। क्या समझे हम इससे? जो आपका लेटेस्ट अलाउबल टाइम है वो डिलेड टाइम है जिस पर कोई भी आपका इवेंट स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्या रहे आपका जो कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का वो डिले ना हो। मींस वो डिलेड टाइम जिस पे हम किसी भी इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं वेरी टू बाय डिले। लेटेस्ट अलाउबल टाइम क्या है आपका, इट इज दैट टाइम। लेटेस्ट अलाउबल टाइम क्या है कि वो डिलेड टाइम है जिस पे हमें उस इवेंट को स्टार्ट करना ही पड़ेगा ताकि प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का टाइम है वो ऑन शेड्यूल रहे, उसका कंप्लीशन टाइम डिले ना हो। इसको हम इस फिगर से समझते हैं दोनों टाइम्स को, लेटेस्ट अर्लीस्ट टाइम को एंड लेटेस्ट अलाउबल टाइम को। इस फिगर में हमारे पास 5 इवेंट्स हैं, 1 2 इवेंट 1 2 3 4 एंड 5। एक्टिविटी टाइम गिवन है हमें फॉर इवेंट 1 to 2 जो एक्टिविटी होनी है उसमें टाइम कितना लिखना है 6। फॉर इवेंट 2 3 इसमें टाइम कितना लिखना है 7। सिमिलरली फॉर 3 to 4 4 to 5 एंड 3 to 5। तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका
अर्लीस्ट इवेंट टाइम है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम है वो फॉरवर्ड पास मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम कंसीडर करते हैं। इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है जो हमने प्रोडक्ट में किया था। आपका इनिशियली क्या रहेगा, फर्स्ट इवेंट के लिए आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम 0। फॉर द इवेंट 2 अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ एक्टिविटी 1 प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 6। तो ये आपका बन जाएगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम फॉर द इवेंट 2, जो कि कितना आ गया 6। सिमिलरली फॉर 3 this is 13, 6 plus 7 is equal to 13. Same 13 plus 4 equal to 17. Now here 17 plus 3 from 4 to 5 it's come out to be 20, means एक तो आपका था इधर 20, ये 4 से 5 तक, और अगर हम इधर लें 3 to 5 कितना, ये 13 प्लस 9 दैट कम्स आउट टू बी 22। तो मैथड क्या कहता है कि फॉरवर्ड पास से में मैक्सिमम कंसीडर करना है। इधर से 20 आ रहा था, इधर से 22। तो जो आपका लेटेस्ट इवेंट टाइम होगा 45 मैक्सिमम होगा दैट इज 22, 20 को नहीं लेंगे हम। अब हम कैलकुलेट करते हैं लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम। लेटेस्ट अलाउएबल अकरनेस टाइम है जो आपका, वो हम बैकवर्ड पास से कैलकुलेट करते हैं और व्हेन एंड व्हाई कंसीडरिंग द मिनिमम वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इवेंट 5 से शुरू होंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द इवेंट 4, ये क्या रहेगा आपका 22 माइनस 3, कितना आ गया ये 22 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टाइप गलत हो गया, यहाँ पे 9 नहीं है, ये 3 है, दिस इज 3। तो 22 माइनस 3 इज इक्वल टू 19 and here 22 minus 9 is equal to 13। यहाँ पे आपका जो TL कितना आया 19 आया था इवेंट 4 पे, यहाँ पे आया सॉरी, अब हमें 3 के लिए चेक करना था। पहले हम कैलकुलेट करेंगे 5 से जो आपका TL है, TL कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 22 से इवेंट 5 से हमने लिया, इवेंट 5 में जो आपका लेटेस्ट अलाउएबल टाइम था 22, 4 के लिए कैलकुलेट किया 22 माइनस 3 दैट इज 19। तो इवेंट 4 के लिए TL कितना आया 19। अब इधर 4 से बैकवर्ड पास जाएंगे, 19 माइनस 4, 19 माइनस 4 दैट कम्स आउट टू बी 15, ये 15 आ रहा है फॉर इवेंट 3 बाय बैकवर्ड पास TL। अब बैकवर्ड पास 5 से 3 की तरफ हम लें तो 22 माइनस 9 ये बनता है 13। तो जो मिनिमम क्या है इसमें 13 है, तो हमने यहाँ पे मिनिमम कंसिडर किया 13 फॉर द इवेंट 3 TL इज 13। अब इवेंट 2 के लिए TL देखते हैं 13 माइनस 7 दैट इज 6। Similarly for the event 1 that is 0. Now activity times used for CPM network computation. First हमारे पास earliest start time. Earliest start time is the earliest time by which an activity can commence. It is equal to earliest event time at tail of arrow.
एट टेल ऑफ एरो। किसके इक्वल है ये? जो आपका टाइम इस तरफ होगा एक्टिविटी एरो के, ठीक है, तो उसकी तरफ होगा। क्या डेफिनेशन क्या बनी इसकी? अर्लीस्ट टाइम बाय विच एन इवेंट कैन कमेंस, मीन्स वो आपका अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब किसी इवेंट एक्टिविटी को हम कितना जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, विच इज इक्वल टू द अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट द टेल ऑफ द एक्टिविटी एरो. Second is earliest finish time, and this is it is the earliest time by which an activity can be finished. ठीक है, ये क्या है? आपका वो पॉसिबल अर्लीस्ट टाइम है जिस पे हम किसी एक्टिविटी को फिनिश कर सकते हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? EFT इज इक्वल टू जो आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम है इवेंट का प्लस में एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज स्मॉल t। देखते हैं हम इनको दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस नेटवर्क में हमें अर्लीस्ट इवेंट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिए थे पीछे, वही सेम उसी तरीके से, एंड लेटेस्ट अलाउड वर्कनेस टाइम भी कैलकुलेट कर लिए थे। अब इसमें देखते हैं हम EST एंड EFT कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर द इवेंट वन, यहाँ पे जो आपका ये दिस इज ए, इट डिनोट्स द एक्टिविटी एंड टी डिनोट्स द टाइम ड्यूरेशन फॉर द दिस एक्टिविटी ए। तो जो आपके अर्लीस्ट इवेंट टाइम है वो कितना है? 0 है फॉर द इवेंट 1, फॉर द इवेंट 2 6, फॉर द इवेंट 3 13। हमने कैलकुलेट वैसे ही किए हैं जैसे पिछले नेट में हम कैलकुलेट किए थे, वही उठाया हमने। मैं कर देता हूँ इसको। अब 13 सेम हियर फॉर 17 22 बैकवर्ड पास से मटेरियल कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे 22, ये 19, इधर 13, इधर 6, इधर 0। अब देखते हैं EST। फर्स्ट EST क्या है? EST की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज इक्वल टू द अर्लीस्ट इवेंट टाइम एट द टेल ऑफ एरो। ये आपकी एरो है, इसके टेल पे जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम होगा वो क्या होगा? आपका EST होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये 0 है। अगर हम एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम लें 6, ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम लें 6, तो आपका EST क्या बनता है? 0, और EFT क्या बन जाएगा? TE प्लस T। तो TE क्या है? 0 है, और स्मॉल t क्या है? 6 है। तो ये क्या बन गया? TE प्लस T, 0 प्लस 6 इक्वल 6। तो इस तरीके से EST आ गया और EFT आ गया फॉर दी एक्टिविटी A। अब एक्टिविटी B के लिए देखें। फॉर एक्टिविटी विच इज टू बी डन टू complete the or change the event 2 to 3। तो आपका जो फर्स्ट EST है वो क्या है? अर्लीस्ट इवेंट टाइम में एट द टेल ऑफ एक्टिविटी एरो, वो कितना है यहाँ पे? 6 है, तो वो डायरेक्टली यही आ गया, ठीक है। EFT क्या है? TE प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम। TE 6, एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम 7, 6 प्लस 7 13, ठीक है। सिमिलरली हम C के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ये 13 है, डायरेक्टली 13 आ गया। देन 13 प्लस 4, ये आपका 17 बन गया। एक्टिविटी इधर 4 to 5 देखो, इसमें ये 17 था टेल पे, तो ये 17 डायरेक्टली आ गया। देन 17 प्लस 3, ये 20, ठीक है। फॉर 3 to 5 here T is 13, तो 13 ये डायरेक्टली। नेक्स्ट 13 प्लस 9 22। तो इस तरीके से हम EST एंड EFT कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटी टाइम, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी टाइम सीक्वेंस नेटवर्क कंप्यूटेशन में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? इट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी started without delaying the completion time of the project। मीन्स वो आपका डिलेड टाइम है जिस पे हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट भी डिले ना हो। जैसा वो एक्स्ट्रा टाइम मान लीजिए कि जो एक्स्ट्रा डिलेड टाइम है जिस पे हम
उस एक्टिविटी को स्टार्ट भी करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट का टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या प्रोजेक्ट का, वो डिले नहीं होगा। एंड इट इज गिवन बाय TL, दैट इज लेटेस्ट इवेंट टाइम एट हेड ऑफ activity arrow minus the activity duration. Second is latest finish time. Latest finish time, it is the time by which an activity can be finished without delaying the completion time of the project. Means वो delayed time जिस पे अगर आपका कोई activity late भी finish होती है, लेकिन वो delayed time आपका वो extra time हो, जिसमें अगर वो late भी होती है तो आपका जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है, वो डिले ना हो। दिस इज डिनोटेड बाय LFT एंड इज इक्वल टू TL विच इज लेटेस्ट इवेंट टाइम एट हेड ऑफ एक्टिविटी एरो। देखते हैं अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस नेटवर्क में इसमें 5 इवेंट्स हैं। इन पांचों इवेंट्स के लिए हमने TE एंड TL कैलकुलेट कर रखे हैं। सेम एग्जांपल हमने अभी पीछे देखा है, ठीक है जी। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि LST और LFT कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास इवेंट 1 से 2 के लिए LST क्या रहेगा, LST क्या है, TL माइनस TE। TL क्या है, जो आपका हेड ऑफ एक्टिविटी एरो पे टाइम है TL, वो कितना यहाँ पे 6 है। 6 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट TL LFT इज इक्वल टू LFT इज इक्वल टू TL, LFT इज इक्वल टू TL, वो कितना 6 है। थोड़ा इस पे ध्यान देना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये दिस इज नोटेड बाय LFT। चलिए आगे आते हैं एक्टिविटी 2 to 3 पे। एक्टिविटी 2 to 3 के लिए जो आपका LST है, LST को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। LST क्या है आपका TL दैट इज 13 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज 7, कितना आ गया ये 6। एंड LFT क्या है, जो आपका एक्टिविटी एरो है जो आपका उसके हेड पे TL है, वो क्या है 13, तो ये आपका आ गया LFT। नाउ इवेंट 3 to 4, LST क्या रहेगा 19 माइनस 4 15, LFT क्या रहेगा दैट इज 19। इवेंट 3 to 5 देखें तो यहाँ पे LFT क्या रहेगा 22 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 13 एंड LFT दैट इज इक्वल टू TL आपका 22। 4 to 5 आपका LST क्या है 22, दिस 22 माइनस 3 ये आ गया 19 एंड LFT इज इक्वल टू TL दैट इज 22, जो आपका इवेंट के एरो हेड पे TL टाइम है वो, ठीक है, वो आ गया आपका 22। तो इस तरीके से हम इन चारों टाइम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोट। Float, it denotes the range within which an activity start time or its finish time may fluctuate without affecting the completion of the project। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है ये क्या है कि आपका एक एक्स्ट्रा टाइम है जिस पे हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट और फिनिश टाइम को, एक्टिविटी के स्टार्ट और फिनिश टाइम को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब आगे या पीछे कर सकते हैं without affecting the completion time of project। It associates with the activity time। जो आपका फ्लोट है वो किससे एसोसिएटेड है, एक्टिविटी टाइम से। लेकिन पर्ट में क्या था, जो आपका स्लैक है वो इवेंट के साथ एसोसिएटेड था, ठीक है। जैसा कि आपके पर्ट में स्लैक नोट कर रहा था फ्लेक्सिबिलिटी रेंज within which activity can occur, सेम उसी तरीके से है स्लैग भी।
सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इट इज द एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी बाय विच इट कैन स्टार्ट और फिनिश बाय इफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोट। फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लोट हमारे पास हैं, चार टाइप के हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इंटरफेयरिंग फ्लोट। फर्स्ट देखते हैं टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या है? इट इज द टाइम स्पैन बाय व्हिच द स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, कैलकुलेटेड बाय मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस एक्टिविटी टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन हमें बता रही है कि जो फ्लोट टाइम है क्या, कि ये वो टाइम स्पेन है, वो एक्स्ट्रा टाइम स्पेन है जहाँ पे हम किसी भी एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम को डिले कर सकते हैं विद द कंडीशन दैट जो आपका कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का वो डिले नहीं हुआ। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये वो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम है। ठीक है, फ्लोट कैसे निकालेंगे कि आपके पास मैक्सिमम टाइम कितना है और उस एक्टिविटी को होने में कितना टाइम निकल लगना है। जैसे मान लिया आपके पास एक्स्ट्रा टाइम 10 दिन का है, एक्टिविटी 2 दिन में कंप्लीट होनी है, तो फ्लोट कितना हो गया 10 - 2 = 8 मीन्स आपके पास 8 डेज कितने हो गए एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो दैट इज दी टोटल। अब इसके हम कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। कंसिडर एन एक्टिविटी आई जे। आई जे एक एक्टिविटी हमने ले ली जहाँ पे आई क्या है वो नोट कर रहा है इसका टेल टाइम ऑफ एरो। ठीक है जी, एंड जे इज नोटिंग दी हेड टाइम ऑफ एन एरो एंड टी आई जे ये इसकी एक्टिविटी ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है स्मॉल टी। एक्टिविटी हम चलो लेट बी इवेंट आई जे जिसमें एक्टिविटी ए होनी है। ठीक है, क्या है इनके लिए ई एस टी, ई एफ टी, एल एस टी एंड एल एफ टी हम पीछे करके आए यही होंगे। ई एस टी क्या हुआ, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये आ गया। ई एफ टी क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन ये आ गया। एल एस टी क्या हुआ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो आपका टेल इवेंट पे इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। ठीक है, एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू द लेटेस्ट start time of the activity at the arrowhead of the activity arrow। ठीक है, वो आपका TLG आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका टोटल फ्लोट क्या है। टोटल फ्लोट क्या था, इट इज मैक्सिमम टाइम अवेलेबल माइनस एक्टिविटी टाइम रिक्वायर्ड। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल क्या है हमारे पास 1 आई से जे तक मैक्सिमम टाइम कितना हो गया, दैट इज टी जो उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये हो गया मैक्सिमम अवेलेबल टाइम। कितना डिले ये हम इसको फिनिश कर सकते हैं और कितना जल्दी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये होगा इसका मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड टी आई जे इज दी एक्टिविटी ड्यूरेशन, उस एक्टिविटी को होने में कितना टाइम लगना है। इसको अगर हम रीअरेंज करें, रीअरेंज के बाद ये बनता है, तो बाय डेफिनेशन टी एल माइनस टी जे ये क्या बन गया आपका एल एस टी और ये बन गया आपका ई एस टी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका टोटल फ्लोट है दैट इज इक्वल टू एल एस टी माइनस ई एस टी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। सिमिलरली टोटल फ्लोट को हम लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम की फॉर्म में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि ये आपका टोटल फ्लोट है दैट इज द डिफरेंस ऑफ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड डिफरेंस ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट is the concept of free float is that all events occur at their earliest times and all activities start as early as possible. Simply it is the excess of available time over the activity time when the all jobs start as early as possible। means क्या ये आपका maximum available time है ओवर दी एक्टिविटी टाइम, मतलब जितना एक्टिविटी में टाइम लग, मान लीजिए एक्टिविटी में आपके टाइम 2 दिन लगने हैं तो उन 2 दिन को निकाल के जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम बचता है एक्सेस दैट इज द फ्री फ्लोट एंड इट इज इक्वल टू द ई एस टी ऑफ सक्सेसफुल एक्टिविटी माइनस ई एफ टी ऑफ प्रेजेंट एक्टिविटी। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू सक्सेस फॉर दी
अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी, वो क्या बनेगा आपका आई एन जे में, ये आपकी है सक्सेसर एक्टिविटी नोट कर रहा है बाय एरो हेड, ठीक है। तो इसका ई एस टी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हुआ, ये माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द पेरेंट एक्टिविटी, ये आपकी पेरेंट एक्टिविटी है, इसके लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, this t plus t. In terms of in terms of total float, the free float is defined as the difference between the total float and the head event slag. क्या है ये, डिफरेंस ऑफ टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग। हेड इवेंट क्या है, हेड इवेंट हमारे पास ये है, स्लैग क्या रहेगा इसका, दिस स्लैग इज इक्वल टू टी एल जे माइनस टी ई जे। Next, independent float. It is the access time that exists if the preceding activity ends as late as possible and the succeeding activity starts as early as possible. ठीक है, ये वो एक्सेस टाइम है जिसमें अवेलेबल एक्सेस अवेलेबल टाइम है, जिसमें कंडीशन क्या है कि अगर आपकी मान लीजिए जो प्रोसीडिंग एक्टिविटी है, मान लीजिए जैसे प्रोसीडिंग एक्टिविटी आपकी फॉर द इवेंट आई, ये एक्टिविटी आई है, ये क्या है, अपने लेटेस्ट जो इसका फिनिश टाइम था उससे लेट फिनिश हो रही है, लेकिन उसको कवर अप कौन कर रहा है, बाय स्टार्टिंग दी दिस एक्टिविटी एज अर्ली एज पॉसिबल, तो दैट एक्सेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट फ्लोट। And if minimum time available for an activity is minimum time available for the activity is, ठीक है, ये होगा टी ई जे माइनस टी एल आई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, देन इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू मिनिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम, ठीक है। Also, in terms of free float, the independent float is defined as free float minus tail event slag. Tail event slag, this is the tail of arrowhead. Slag क्या हुआ इसका, this slag is equal to T L I minus T E I। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट इज द हेड इवेंट स्लैग एंड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड द फ्री फ्लोट। क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट और डिफाइंड एज द हेड इवेंट स्लैग टाइम। जो आपका एक्टिविटी एरो है उसके हेड इवेंट पे जो स्लैग है दैट इज द इंटरफियरिंग फ्लोट। स्लैग तो आप कैलकुलेट कर लोगे, क्या है वही टी एल माइनस टी एट द हेड इवेंट ऑफ एक्टिविटी एरो। और अगर आपके पास टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट है तो टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट इट गिव्स यू द इंटरफियरिंग float. Now critical activities and critical path on the basis of float. Critical path क्या है? All of you know that critical path is the longest path time wise. In case of critical path method in CPM, it is based on total float. Total float क्या है? It is the difference between the maximum available time and the activity duration time. On the basis of this difference, we have three critical activities. क्योंकि आपका जो टोटल फ्लोट है वो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम और एक्टिविटी ड्यूरेशन का क्या है, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस डिफरेंस के बेसिस पे तीन
आपके केसेस बनते हैं एक्टिविटीज़ के। फर्स्ट आपका सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी। सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी मीन्स व्हेन द टोटल फ्लोट इज नेगेटिव विच मीन्स टाइम अवेलेबिलिटी इज लेस देन द एक्टिविटी ड्यूरेशन। सच अगर मान लीजिए जैसे आपकी एक्टिविटी नहीं होना है कितने 6 डेज में और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना है 5 डेज का, तो इस केस में क्या होगा, आपका फ्लोट क्या रहेगा, टोटल फ्लोट नेगेटिव रहेगा। तो इन फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज डिमांड्स वेरी स्पेशल अटेंशन एंड एक्शन। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी is noted when the total float is 0. Total float is 0 and the that means availability is equal to time availability is equal to activity duration. Such activity demands normal attention with no freedom of action. Subcritical activity. Critical activity. Critical activity. Uh, it is when the total float of activity is 0. That means the time. Critical activity. When total float of activity is 0 and the time availability is equal to activity duration. Such activity demands normal attention with no freedom of action. Subcritical activity. Subcritical activity is when total float of activities positive is positive and that case time availability exceeds activity duration. In such activity, the demand is of normal attention but allowing some freedom of action. Now critical path. A critical path is computed with the help of total float in critical path method and it is defined as that on which the activities have total float is equal to 0 and shown by thick lines. Means जो आपका critical path है CPM में वो क्या है, वो डिपेंड करता है टोटल फ्लोट पे। Critical path. Critical path in critical path method is defined as that path on which the activities have float equal to 0 and denoted by thick lines. Means जो आपका critical path method में critical path क्या है, वो path है जिसपे आपका जो total float है activities का वो क्या है, 0 है। अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास 1 2 3 4 5 ये इवेंट्स हैं एंड एक्टिविटीज आर नोटेड बाय एरोज। ये हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इवेंट्स का टी कैलकुलेट कर लिया। देन ये टी एल टोटल फ्लोट क्या आपका एल एस टी माइनस ई एस टी और एल एफ टी माइनस ई एफ टी। ठीक है जी। ऑन दिस एरो activity is noted, the activity time is noted, how to calculate EST, EFT, LST and LFT ये हम करके आ चुके हैं। ठीक है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया। हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये। जैसे हमने इवेंट 1 से 2 के लिए EST कैलकुलेट किया। EST क्या है, स्टार्ट टाइम इवेंट का, दैट इज 0। देन EFT 0 प्लस 6 ये आ गया 6। सिमिलरली आपका जो LST है, LST क्या रहेगा, दिस इज लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एट द हेड इवेंट दैट इज 6 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन 6, तो 6 minus 6 that is 0 and LFT is equal to this TL, this is 6. Similarly in case of 2 to 3 the EST is
earliest start time, that is TE, and this event 223 EST is equal to T, that is 6, and EFT is equal to TE plus 7, that is 13. LST is equal to 13 minus 7, that is 6, and LFT is equal to TL, that is 13. Similarly हम 3 to 4, 3 to 5 and 4 to 5 कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम देखते हैं इन इवेंट्स में टोटल फ्लोट, एक्टिविटी साइंस में टोटल फ्लोट कितना है. तो आप फर्स्ट चेक करते हैं 1 to 2. टोटल फ्लोट क्या है? LST माइनस EST. तो LST 0 माइनस EST 0. 0 minus 0 0. Next, similarly LFT 6 minus EFT 6 0. For 2 to 3, this EFT, sorry, LST minus EST 0. Here LFT minus EFT 0. Event 3 to 4, LST माइनस EST. यहाँ पे कितना आ रहा है? 2. यहाँ पे LFT माइनस EFT ये आ रहा है आपका 2. इस केस में 0 आया था, इस केस में भी 0 आया था. 3 to 4 केस में ये 2 आया है. अब 4 to 5 चेक करते हैं. LST माइनस EST, that is 2. 19 minus 17. इधर आपका LFT minus EFT, that is 22 minus 20, that is 2. 3 to 5 चेक करें तो ये LST minus EST 13 minus 13 0. इधर LFT minus EFT 22 minus 22 0. तो हम देखते हैं कि 1 2 3 5 इन इवेंट्स के लिए और एक्टिविटी फ्रॉम 1 to 2 2 to 3 एंड 3 to 5 इनके लिए टोटल फ्लोट क्या है? 0 है. तो आपका ये क्रिटिकल पाथ क्या बनेगा? 1 2 3 5. टाइम वाइज भी लॉन्गेस्ट पाथ है, ठीक है, वो हमें दिख रहा है. टाइम वाइज भी लॉन्गेस्ट पाथ है क्योंकि इधर से 22 बनता है और इधर से क्या आ रहा है? ये 20 आ रहा है. अगर हम 1 2 3 4 5 लें तो इधर से कितना आ रहा है? ये 20. और इधर से कितना आ रहा है? 1 2 3 5 22. तो टाइम वाइज भी लॉन्गेस्ट पाथ है और दूसरा जो टोटल फ्लोट के एक्टिविटीज का वो इस पाथ पे 0 है. तो क्रिटिकल पाथ आपका बन गया 1 2 3 5. दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ इन क्रिटिकल पाथ मेथड यूजिंग द फ्लोट. थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिटिकल पाथ मेथड नेटवर्क्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स और कॉस्ट टाइम एनालिसिस देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.